गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ रहे थे और अपने स्टार्ट किया था एंजाइम निरोधक एवं विष कि भाई एंजाइम निरोधक या विष क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो क्या करते हैं एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता को कम कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं एंजाइम निरोधक या विष। इसमें अपन ने बात की थी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। संक्रमण की क्रिया दो प्रकार की होती है, तो अपन आज पहली पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट है इसमें प्रतिस्पर्धी निरोधक, प्रतिस्पर्धी निरोधक। प्रतिस्पर्धी निरोधक क्या होते हैं इसकी बात करते हैं। देखिए कि ऐसे निरोधक पदार्थों की संरचना जो होती है वो क्रियाधार या अभिकारक अणुओं के समान होती है या ऐसे कहते हैं उनसे मिलती जुलती होती है। और मिलती जुलती होती है तो ये पदार्थ एंजाइम अणुओं के सक्रिय स्थलों से जुड़ने में क्रियाधार अणुओं से क्या करते हैं प्रतिस्पर्धा रखते हैं, जिससे एंजाइम की क्रिया मंद हो जाती है। क्या है इसका सारांश कि भाई मान लीजिए ये क्या जो प्रतिस्पर्धी निरोधक होते हैं इनकी संरचना जो होती है, इनकी संरचना, इनकी प्रतिरोधी निरोधक की संरचना क्रियाकारक या अपन अभिकारक कह दें, क्रियाकारक या अभिकारक के समान या इनसे मिलती जुलती होती है, इनसे मिलती जुलती होती है, ठीक है। और मिलती जुलती होने की वजह से क्या होता है आपको पता है कि एंजाइम जो होते हैं, जैसे मान लीजिए एंजाइम बना लिया अपन ने, ठीक है। इस एंजाइम के अंदर जैसे ये जो क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है, ठीक है। देखिए मैं आपको अलग से रिप्रेजेंट कर देता हूँ समझाने के लिए आपको, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है, इसमें से पूछा भी जाता है कि मान लीजिए कोई एंजाइम जो होते हैं उन एंजाइम के अंदर, जैसे मान लीजिए एंजाइम बनाया अपन ने, ठीक है। इन एंजाइम के अंदर क्या होता है पर्टिकुलर कुछ जगह होती है, जैसे ये जगह बना लिया अपन ऐसे, ठीक है। ये पूरा एंजाइम है आपका और एंजाइम के अंदर जो ये स्थल बनाया इसे बोलते हैं सक्रिय स्थल। क्या कहते हैं? सक्रिय स्थल। तो अभिकारक जो होते हैं, क्रियाकारक जो होते हैं वो क्या करते हैं सक्रिय स्थलों पर जुड़ते हैं, ठीक है। और सक्रिय स्थलों पर जुड़ने के बाद एंजाइम क्या करता है इनकी जो क्रिया की गति उसको बढ़ा देता है। तो ये मान लीजिए अभिकारक है ऐसा कुछ, ये अभिकारक क्या होता है इन पे से जुड़ते हैं, फिर ये एंजाइम वो कार्य करते हैं अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। अब क्या हुआ कि जो आपके संदमक पदार्थ हैं जो आपके एंजाइम की क्रिया करने की जो क्षमता है या एंजाइम की जो आपके अभिक्रिया की दर को बढ़ाने की जो क्षमता है उसको क्या कर देते हैं, यह उत्प्रेरण की क्षमता को कम करते हैं। तो ये जो आपके संदमक पदार्थ होते हैं, ठीक है, इनकी संरचना क्या होती है क्रियाकारक या अभिकारक से मिलती जुलती होती है। तो ये क्या कार्य करते हैं क्रियाकारक अभिकारक की जगह ये एंजाइम के सक्रिय स्थलों पे खुद जुड़ते हैं और इनसे किससे अभिकारक से प्रतिस्पर्धा रखते हैं, कैसे करके मैं इससे पहले जुड़ जाऊँ। और जैसे मान लीजिए आपके एंजाइम से पहले इन अभिकारक या क्रियाकारक से पहले कौन जुड़ जाए, ये प्रतिस्पर्धी संदमक पदार्थ जुड़ जाए, तो क्या होगा कि भाई अभी एंजाइम को क्या लगेगा क्रियाकारक से जुड़ रहा हूँ, ये समान संरचना है, तो ये से जुड़ जाते हैं और फिर क्या होता है आपके एंजाइम की क्रिया क्या हो जाती है मंद पड़ जाती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है। और ये निरोधक जुड़ जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे किसमें ऐसा होता है तो एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। एग्जाम्पल पूछा जाता है कि जो मेलोनिक अम्ल होता है, मेलोनिक अम्ल जो होता है वो आपके कि भाई मेलोनिक अम्ल जो है वो आपके शैक्षणिक अम्ल का प्रतिस्पर्धी निरोधक है, ठीक है। मेलोनिक अम्ल क्या है, शैक्षणिक अम्ल का प्रतिस्पर्धी निरोधक है। कि भाई क्या होता है शैक्षणिक अम्ल जो है वो एंजाइम से जुड़ना होता है, लेकिन मेलोनिक अम्ल की संरचना शैक्षणिक अम्ल के समान होती है। तो ये मेलोनिक क्या करता है, ये संदमक होता है, ये शैक्षणिक अम्ल की जगह जुड़ जाता है, अभिक्रिया की गति क्या हो जाती है मंद पड़ जाती है और आपके क्रियाधार की सांद्रता को वृद्धि करके रोका जा सकता है। और इसको नियंत्रित कैसे किया जाए कि भाई ये जो संदमक है जुड़ जाते हैं, इसकी किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। तो उसको एक इस प्रकार के संदमन होते हैं इनको क्रियाधार की सांद्रता में वृद्धि करके रोका जा सकता है। तो किस प्रकार से रोका जा सकता है, क्रियाधार, क्रियाकारक या आपके अभिकारक क्रियाधार की सांद्रता में वृद्धि करके, क्रियाधार की सांद्रता में वृद्धि करके इसको रोका जा सकता है, वृद्धि करके रोका जा सकता है। किसको? प्रतिस्पर्धी निरोधक को। समझ आ गया होगा आपके कि भाई सिंपल सा है, ठीक है। अब इनमें मेलोनिक अम्ल क्या करता है, ये संदमक की तरह कार्य करता है और शैक्षणिक अम्ल की जगह जुड़ जाता है। इसलिए एग्जाम के हिसाब से मैंने आपको कहा था महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। दूसरा है अप्रतिस्पर्धी निरोधक।
अब इनकी बात करते हैं सेकेंड, अप्रतिस्पर्धी निरोधक क्या होता है उसकी बात को देखिएगा। दूसरा है आपके अप्रतिस्पर्धी निरोधक। देखिए क्या है कि भाई इस प्रकार के निरोधक पदार्थ होते हैं वो स्थायी रूप से एंजाइम के अणुओं से जुड़कर उसकी संरचना में परिवर्तन ला देते हैं। कि भाई प्रतिस्पर्धी तो प्रतिस्पर्धा करते हैं, ये क्या होते हैं परमानेंट। कि भाई ये निरोधक पदार्थ स्थायी रूप से एंजाइम से ठीक है जुड़कर उनमें संरचनात्मक परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं अप्रतिस्पर्धी निरोधक कहा जाता है। और ये जो आपके स्थायी संयोजन एंजाइम अणु को क्या कर देते हैं विकृत कर देते हैं। और ये जो स्थायी होता है, ये स्थायी अपना भी बात करते हैं परमानेंट रूप से जुड़ते हैं, तो ये स्थायी जो आपके संयोजन है, ठीक है संयोजन मतलब आपके जुड़ना एंजाइम से, तो ये स्थायी संयोजन जो होता है वो अणु को क्या कर देता है विकृत कर देता है, अणु के आकार को बदल देता है, अणु को विकृत कर देता है। ठीक है, और ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है कोशिका विष कहा जाता है। क्या कहा जाता है कोशिका आविष कहा जाता है। कि कोशिका के लिए क्या करते हैं जहरीले पदार्थ का कार्य करते हैं, कोशिका आविष कहा जाता है। ऐसे कोशिका आविष कौन कौन से हैं तो उसके एग्जाम्पल देखिए आप। एक तो आपके पीबी आयन है, मरकरी है, इसमें वैसे भी लिख सकते हैं, और एक आपके सिल्वर है, लेड मरकरी और सिल्वर। ठीक है, आदि आयन जो है ये क्या करते हैं इसका कार्य करते हैं। इसके अलावा साइनाइड जो है, साइनाइड ये क्या कार्य करते हैं श्वसन क्रिया में। कि साइनाइड जो होता है वो श्वसन क्रिया में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को क्या कर देते हैं संदमित कर देते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है किस प्रकार के संदमन को एंजाइम की सांद्रता बढ़ाकर रोका जा सकता है। तो इनमें किस प्रकार के, तो ऐसे जो आपके हैं अप्रतिस्पर्धी निरोधक, इसमें क्या करना चाहिए एंजाइम की सांद्रता बढ़ाकर इसको रोका जा सकता है। एंजाइम की सांद्रता बढ़ाकर रोका जा सकता है। एंजाइम की सांद्रता बढ़ा के रोका जा सकता है किसको आपके अप्रतिस्पर्धी निरोधकों को। कि ये परमानेंट रूप से एंजाइम से जुड़ जाते हैं, जिससे आपके अणु बनेगा कि भाई एंजाइम क्या करता है अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। ठीक है, अभिक्रिया की गति के दर को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं तो जो अणु बनेगा वो क्या होगा विकृत हो जाएगा, उसका आकार बदल जाएगा। ठीक है, और उनके लिए क्या करते हैं जहरीले पदार्थ का काम करते हैं। इसमें कौन कौन से जो आपके प्रतिस्पर्धी है, तो एक तो पीबी आ गया, ठीक है लेड मरकरी और सिल्वर। तो इसके अलावा साइनाइड जो शोषण क्रिया में जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं उसको क्या करते हैं संदमित कर देता है। अब इनको रोका कैसे जाए प्रतिस्पर्धी निरोधकों को, तो उनको रोकने के एंजाइम की सांद्रता बढ़ाकर इनको क्या किया जा सकता है रोका जा सकता है। तो ये सभी बात होगी। अब इसके आगे बात करते हैं अपन। ठीक है, ये एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारकों की बात होगी। अब बात करते हैं एंजाइम क्रियाविधि कि भाई एंजाइम किस प्रकार से कार्य करता है और सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा एंजाइम की क्रियाविधि का। ठीक है, इसकी बात करते हैं जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण भी है। दो सिद्धांत सर्वमान्य दिए गए हैं इसके लिए, अभी दोनों की बात करेंगे अपन। तो अपनी हेडिंग है एंजाइम क्रियाविधि। ठीक है, एंजाइम क्रियाविधि की देखिए बात करते हैं कि समस्त एंजाइमों की जो कार्य प्रणाली है एंजाइम अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाधारों की प्रकृति पर निर्भर करती है कि भाई एंजाइम किस प्रकार से कार्य करेगा। तो ये जो बात है क्या करता है कि जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो क्रिया का धार है अभिकारक है
इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि एंजाइम किस प्रकार से कार्य करेगा। पहली बात तो ये। इसके बाद में बात करते हैं कि एंजाइम जो है वो अभिक्रिया को क्या करते हैं, आरंभन व अभिक्रिया की दर एंजाइम क्रियादार जटिल के बनाने व अभिक्रिया के प्रारंभ होने के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा में कमी करने से संबंधित है। कि भाई एंजाइम जो है वो क्या करता है, अभिक्रिया का आरंभन कि एंजाइम जो है ये आपके क्या होता है, एंजाइम जो आपके अभिक्रिया के एंजाइम अभिक्रिया आरंभन व अभिक्रिया की दर एंजाइम क्रियाधार जटिल की बात करेंगे। क्या होता है एंजाइम क्रियाधार जटिल, क्या होता है, ठीक है, के बनाने व अभिक्रिया के प्रारंभ होने व अभिक्रिया के प्रारंभ होने के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा में कमी करने पर संबंधित है, में कमी करने से संबंधित है। देखिए इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से सुनिए आप इसको। देखो सबसे पहले क्या है कि एंजाइम अभिक्रिया का आरंभ करता है और अभिक्रिया की दर को बढ़ाए। इसलिए क्या जरूरी है कि एंजाइम क्रियाधार का जटिल का बनना जरूरी है और साथ अभिक्रिया प्रारंभ होने के लिए किसकी ऊर्जा की आवश्यकता, सक्रियण ऊर्जा। मान लीजिए कोई अभिकारक ये क्रियाधार ए है, ठीक है, और एक बी है, तो ये क्रियाधार ए और बी जो है ये आपके जुड़े, ठीक है, कि भाई क्रियाधार जो है वो मान लीजिए अपने क्रियाधार ए है, इसके साथ ये एंजाइम जुड़ा, ठीक है, तो ये एंजाइम और क्रियाधार जुड़ के क्या बनाते हैं, आपके एंजाइम क्रियाधार जटिल बनाते हैं। ऐसे क्या आ जाता है, एंजाइम आपके सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का आ जाता है। तो ये जो आपके एंजाइम और क्रियाधार का जुड़ना और इसका कॉम्प्लेक्स बनना ये जरूरी है एंजाइम की क्रियाविधि के लिए, और एक सक्रियण ऊर्जा में कमी करना जरूरी है। सक्रियण ऊर्जा कमी होगी तो एंजाइम कार्य करता है। तो ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है किसी भी एंजाइम की क्रियाविधि के लिए। तो अपन ये कहते हैं कि एंजाइम की कार्य प्रणाली को समझने से पहले अपन क्या करते हैं, इसको दो भागों में समझते हैं। पहला है आपके 1 नंबर एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण, एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण, और दूसरा है आपके सक्रियण ऊर्जा में कमी। कि भाई ये दो क्वांटिटी पूरे हो जाएंगे तो एंजाइम की कार्य प्रणाली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनकी बात अपन करने वाले हैं, ठीक है, कि भाई किस प्रकार से कार्य होता है, किस प्रकार से कार्य नहीं होता है, इनकी बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए अपन सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, देखो इसकी भी बात करेंगे। कि अभिक्रिया आरंभ के लिए क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो क्या कार्य करती है आपके, कि भाई आपकी जो सक्रियण ऊर्जा है वो क्या कार्य करती है, आपके एंजाइमों के कार्य को क्या करती है, ऊर्जा कम करके, ठीक है, क्रियाधारों की ऊर्जा कम करके ये क्या करती है, अभिक्रिया को बढ़ाती है, ठीक है। अभी बात करेंगे आगे पूरी डिटेल में इसके बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पहला पॉइंट, एंजाइम क्रियाधार जटिल या इसे कहते हैं संकुल का निर्माण। देखिए इससे बात करते हैं क्या होता है, किस प्रकार से बनता है, ठीक है, समझना अच्छे से। ये कार्य प्रणाली समझ में आ गई तो आगे आपके दो सिद्धांत दिए गए वो भी समझ में आ जाएंगे। एक ताला चाबी सिद्धांत है वो भी समझ आ जाएगा, बाकी दूसरा सिद्धांत है कोपलैंड का वो भी समझ आ जाएगा, प्रोकोस्टलैंड का। देखिए हेडिंग है एंजाइम क्रियाधार जटिल, एंजाइम क्रियाधार जटिल या संकुल का निर्माण, या इसे शॉर्ट में कहा जाता है ESC का निर्माण। ESC का मतलब हो गया एंजाइम, E का मतलब, S का मतलब सबस्ट्रेट और C का मतलब कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इंग्लिश में। अब देखिए इसकी बात करते हैं।
कि सभी प्रकार के एंजाइम क्या करते हैं, उत्प्रेरित अभिक्रियाओं में सबसे पहले एंजाइम क्रियाधार से मिलकर एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं, एंजाइम क्रियाधार जटिल या संकुल कहते हैं। क्या होता है कि भाई एंजाइम जो है क्रियाधार से मिलकर, कि भाई एंजाइम क्रियाधार से मिलकर एंजाइम क्रियाधार से मिलकर क्या करता है, आपके एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है, एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, एंजाइम, जिसे एंजाइम क्रियाधार जटिल या इसे कहते हैं संकुल, या इसे अपन कह सकते हैं इंग्लिश में ESC। ठीक है, इसका क्या करता है, निर्माण करता है। और ये संकुल विखंडित होकर क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। कि बाद ये संकुल जो बना ये वाला, ये क्या हो जाएगा ESC, या जैसे बोलते हैं एंजाइम क्रियाधार जटिल, ये स्थायी, देखो वर्ड के लिए स्थायी, परमानेंट नहीं है। ये फिर क्या होगा आगे जाके कि ये बाद में ये जो संकुल है क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, संकुल टूटेगा और क्या बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा, और एंजाइम वापस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो एंजाइम क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, खुद भाग नहीं लेते, बाद में ये वापस अलग हो जाएगा। देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या हुआ, समझिए इसको प्रोसेस को आप, कि सबसे पहले क्या बना कि भाई क्रियाधार है, या आप क्रियाकारक कह दीजिए, क्रियाधार क्या करेगा, एंजाइम से जुड़ेगा, जुड़ के क्या बनाएगा, आपके एंजाइम क्रियाधार जटिल बनाएगा, जो क्या है, अस्थायी है। उसके बाद क्या होगा कि भाई एंजाइम क्रियाधार जटिल जो है आपकी, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं ESC। ठीक है, कि ये ESC जो है ये क्या करेगा, किसमें टूटेगा, ये एंजाइम में टूटेगा और क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। ये प्रोसेस अभी क्या पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट जो है कि भाई एंजाइम अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने से पहले सबसे पहले क्या करता है, एंजाइम क्रियाधार से जुड़कर एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है, जिसे एंजाइम क्रियाधार जटिल या संकुल कहा जाता है। और ये संकुल जो है आपके आगे जाकर क्या हो जाता है, टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, क्या बदलता बनाता है, उत्पाद और एंजाइम का निर्माण करता है। अब देखो उसको एक चित्र के द्वारा समझते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करना किस प्रकार से बना लेता है। फिर इसको मैं पूरा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, और ये आपके क्या है, एंजाइम है, क्या है सब, एंजाइम है। ये किसके साथ जुड़ रहा है, अब देखिए साथ में अपन बना लेते हैं कि भाई इसको पूरा करने के लिए स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये यहाँ पे जुड़ जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या हो गया, क्रियाधार हो गया। ठीक है, और ये एंजाइम का क्या है, सक्रिय स्थल। सक्रिय स्थल, एंजाइम के सक्रिय स्थल पे ही क्या होते हैं, क्रियाधार जुड़ते हैं। ये सक्रिय स्थल हो गया। अब क्या होगा, आपके मध्यवर्ती बनेगा एक। ठीक है, तो ये मध्यवर्ती जो बनेगा, ठीक है, ये क्या बनेगा आपके, कि जो ये मध्यवर्ती बनेगा आपके इस प्रकार से बन जाएगा। ऐसा ये वापस बना दिया अपने। और इसमें क्या है आपके, ये ब्लू कलर वाला जो पार्ट है, इसको मैं यहाँ ग्रीन कलर के ऐसे बना देता हूँ। और ये जो आपके बना, इसे कहते हैं मध्यवर्ती सम्मिश्र या संकुल। मध्यवर्ती सम्मिश्र, ठीक है, या इसे कहते हैं अपन संकुल कहते हैं। फिर फाइनली क्या होगा बाद में वापस, ठीक है, कि भाई आपके ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये एंजाइम क्या हो गया, अलग हो गया, और क्या बन जाएगा, ये उत्पाद बन गया। सर ये क्या बन गया, उत्पाद। ये प्रोसेस है कि सबसे पहले एंजाइम जो होते हैं, इन पे क्या होते हैं, क्रियाधार जुड़ते हैं। कि भाई एंजाइम में क्रियाधार है, ठीक है, दोनों आपस में क्रिया करेंगे। मध्यवर्ती सम्मिश्र या एंजाइम क्रियाधार जटिल या संकुल या ESC बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ESC बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये मध्यवर्ती बनेगा, ये अस्थायी होता है। ठीक है, ये क्या होगा, इसमें वापस इसमें एंजाइम अलग हो जाएगा और उत्पाद बन जाएगा। ये प्रोसेस रहता है। सबसे पहले एंजाइम इस प्रकार से कार्य करता है कि भाई एंजाइम क्रियाधार जटिल संरचना बनती है, इस प्रकार से आगे कार्य करता है। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं, थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं इसके बारे में, और पढ़ते हैं इसके आगे।
ये क्या है, चित्र किसका है, एंजाइम की क्रियाविधि का। किसका चित्र है, एंजाइम क्रियाविधि का, एंजाइम की क्रियाविधि। ध्यान रखेंगे, चित्र बहुत जरूरी है। अब इसके आगे बात करते देखिए। देखिए इससे आगे बात करते हैं कि प्रत्येक एंजाइम की सतह पर विशेष स्थान होते हैं जहाँ पर क्रियात्मक समूह जुड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सक्रिय स्थल। तो परिभाषा क्या है, सक्रिय स्थल। सक्रिय स्थल क्या हो गए कि एंजाइम की सतह पर, एंजाइम की सतह पर कोई विशेष स्थान होता है जहाँ पर क्रियात्मक या क्रियात्मक जुड़ सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सक्रिय स्थल कहते हैं। तो सक्रिय स्थल क्या हो गया कि अभी बनाया था सक्रिय स्थल कि जहाँ पे क्या होते हैं, आपके क्रियात्मक समूह जुड़ते हैं। और एंजाइम में सक्रिय स्थल इतने पास होते हैं कि क्रियाधार यहाँ जुड़कर आसानी से क्रिया कर सकते हैं। कि भाई क्या बात हुई कि सक्रिय स्थल पास होते हैं, पास होते हैं, कि सक्रिय स्थल जो होते हैं वो पास होते हैं, पास नज़दीक। क्या फ़ायदा है इसका कि भाई इससे क्या होता है कि भाई क्रियाधार वो आपके क्या हो सके, आसानी से जुड़ सके। तो क्रियाधार आसानी से जुड़ सके, क्रियाधार आसानी से इजीली क्या हो जाए, जुड़ जाए, आसानी से जुड़ सके। इसके आगे बात करते देखिए कि जब क्रियाधार एंजाइम की सतह से जुड़ते हैं तब एंजाइम का आकार परिवर्तित हो जाता है। कि भाई एंजाइम से जब आपके एंजाइम के सतह स्थल क्या जुड़ेगा, क्रियाधार जुड़ेगा, तो क्या होगा, एंजाइम का आकार परिवर्तित हो जाता है, एंजाइम का आकार। ठीक है कि भाई एंजाइम का क्या हो जाता है, आपके आकार परिवर्तित हो जाता है, एंजाइम का आकार परिवर्तित हो जाता है साहब। क्या हो जाएगा, एंजाइम का आकार परिवर्तित हो जाएगा और वे क्रियाधारों के मध्य क्या हो जाते हैं, नए बंध बनते हैं। जिससे क्या होगा, क्रियाधारों के मध्य नए बंध बनते हैं, नई बॉन्डिंग होती है और इन बंधों के कारण बनने वाला उत्पाद एंजाइम से पृथक हो जाता है। और इन बंधों से क्या बनता है, उत्पाद बनता है और उत्पाद फिर क्या हो जाता है, आपके एंजाइम से अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, एंजाइम से अलग हो जाता है। एंजाइम मुक्त होकर क्या करते हैं, पुनः क्रियाधारों के अन्य अणुओं से जुड़ जाते हैं। कि भाई एंजाइम वापस क्या हो गया, फ्री हो गया। एंजाइम क्या करता है, अन्य क्रियाधारों से जुड़ जाएगा, अन्य क्रियाधारों से जुड़ जाएगा। ठीक है, और अन्य क्रियाधारों से जुड़ जाता है और क्या करता है, नए एंजाइम क्या करते हैं, वापस क्रियाधार संकुल बनाते हैं। फिर क्या बनाएंगे, नया वापस क्रियाधार या ESC बनाएंगे, वापस ESC का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से क्या होता है, प्रोसेस चलता रहता है। और एंजाइम क्रियाधार संकुल बनने की प्रक्रिया को समझाने के दो सिद्धांत दिए गए हैं कि भाई एंजाइम क्रियाधार वो संकुल बनता है, वो कैसे बनता है, इसमें दो सिद्धांत दिए गए हैं। एक सिद्धांत दिया गया ताला कुंजी सिद्धांत, एक दे रखा प्रेरित आसंजन सिद्धांत जो कोस्टलैंड के द्वारा दिया गया था, और ताला चाबी सिद्धांत जो आपके एमिल फिशर के द्वारा दिया गया था। इन दोनों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो क्या हुआ, अपन क्या पढ़ा कि भाई एंजाइम का जो पहला पॉइंट पढ़ रहे थे अपन, एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण, उसमें पढ़ लिया कि भाई एंजाइम के सक्रिय स्थलों पर आपके विशेष स्थानों पर क्या होते हैं, आपके ये जुड़ते हैं, क्या क्रियाधार जुड़ते हैं। और ये क्रियाधार जुड़ जाने के बाद ये कि इनका आकार में परिवर्तन होता है और ये क्या हो जाता है, अलग होकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। और जैसे एंजाइम क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, तो ये वापस क्या करता है, क्रियाधार से नए क्रियाधार अन्य क्रियाधार से जुड़ेगा, वापस ESC आप किसे बोलते हैं, जिसे एंजाइम क्रियाधार संकुल बनाएगा। इस प्रकार से इनका प्रोसेस चलता रहता है। अब एंजाइम क्रियाधार जो संकुल बनता है, इसको समझाने के लिए कितने सिद्धांत दिए गए, दो सिद्धांत दिए गए। कौन से दिए गए, उनके देखिए नाम लिखते हैं, किस किसने दिए, इनकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में उनके बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये सिद्धांत क्या कहते हैं, किस प्रकार से एंजाइम क्रियाधार संकुल कैसे बनता है, इसकी बात करेंगे। देखिए इसकी बात करते हैं, किसको समझाने के सिद्धांत हैं, एंजाइम क्रियाधार संकुल, एंजाइम क्रियाधार संकुल बनने की प्रक्रिया को निम्न दो
निम्न दो सिद्धांतों से समझाया जा सकता है। कौन से सिद्धांत है? देखो, पहला सिद्धांत जो है वो आपके है ताला कुंजी सिद्धांत। ताला कुंजी सिद्धांत, ठीक है। लोकेंट की थ्योरी आपके किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था एमिल फिशर ने। क्या दिया था इसकी बात कल करेंगे। और दूसरा जो सिद्धांत है ये भी कल पढ़ने वाले हैं, प्रेरित आसंजन सिद्धांत। ये किसने दिया था? आपके कोस्टलैंड ने दिया था, ठीक है। ये दो सिद्धांत हैं एंजाइम के अंदर संकुल बनने की प्रक्रिया को समझाने के। संकुल कैसे बनता है, एंजाइम क्रियाधार संकुल कैसे बनता है, ESC कैसे बनता है, अभी तो अपन ने पढ़ लिया कैसे बनता है। अब ये दो सिद्धांत क्या कहते हैं इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग सिद्धांत ये आपके ताला कुंजी जो सिद्धांत है एमिल फिशर, इसने क्या कहा कि भाई ये एंजाइम क्रियाधार संकुल ESC कैसे बनता है। अपन पढ़ेंगे इसमें कि भाई जो एक ताला होता है वो एक विशेष चाबी से खुलता है, ठीक है। तो जो चाबी है वो एंजाइम अणु की तरह कार्य करती है और ताला जो है वो क्रियाधार के अणु की तरह कार्य करता है। जब तक आपके एंजाइम, आपने देखा वो चाबी पे कुछ डिज़ाइन बनी होती है, वो डिज़ाइन का ताले में नहीं बनी होगी तो ताला उसे नहीं खुलेगा। जिस प्रकार से एक ताला जो होता है वो एक ही चाबी से खुलता है, उसी प्रकार से जो एंजाइम होते हैं वो विशेष होते हैं, उनके सक्रिय स्थल विशिष्ट होते हैं, वो विशिष्ट एंजाइम से क्रिया करके क्या विशिष्ट क्रियाधार से क्रिया करते हैं। और अपन कोस्टलैंड के बारे में पढ़ेंगे कि ये सिद्धांत जो ये बताता है कि सक्रिय स्थल क्या होते हैं, आपके दृढ़ नहीं होते हैं, चाबी के जैसे दृढ़ नहीं होते हैं, मुलायम होते हैं। ये एंजाइम के आपके क्रियाधार के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है। ये बात क्या है अपन इनमें पढ़ने वाले हैं। तो ये जो सिद्धांत रहेंगे आपके इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।